ओपीएस वर्सेज एनपीएस। ओपीएस और एनपीएस का मामला है जो बहुत ज्यादा चर्चित है, अभी सुर्खियों में है। किस लिए है? जो सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली में रामलीला मैदान पर क्या है, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज्यादा चर्चित है। ओपीएस और एनपीएस क्या होता है सर? जो गवर्नमेंट कर्मचारी 2004 से पहले भर्ती हुए थे वो सभी ओपीएस के अंदर आएंगे, और 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं वो किसके अंदर आएंगे? एनपीएस के अंदर आएंगे। ठीक है। ओपीएस है, ओपीएस की फुल फॉर्म है ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस की है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है। अब इतना बवाल क्यों है? दोनों में तो पेंशन लिखा हुआ है सर। ये देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, तो पेंशन तो मिलनी है कर्मचारी को, लेकिन किस आधार पर मिलेगी पेंशन? उसके आधार और उसकी व्यवस्था पर कर्मचारियों को क्या है? संदेह है। संदेह क्या है? कर्मचारियों का, अधिकतर कर्मचारियों को मानना है कि ओपीएस अच्छी व्यवस्था है जिसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं है, सभी कर्मचारियों की ओपीएस खत्म कर दी गई है। जैसे डिफेंस पर्सनल, डिफेंस में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, कौन कौन से कर्मचारी आते हैं डिफेंस के अंदर? आते हैं जैसे रक्षा विभाग के अंदर हमारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना। ये किसके अंदर आएंगी? डिफेंस के अंदर आएंगी। इसमें पैरामिलिट्री शामिल नहीं है। डिफेंस के अंदर हमारे पास तीन ही फोर्स है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। इनके लिए पेंशन है एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम, और किन के लिए है? और नेताओं के लिए। ठीक है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम किन किन के लिए है? डिफेंस पर्सनल और सिर्फ नेताओं के लिए है। कर्मचारियों का मानना है कि हमें डिफेंस से कोई हमें इससे ऐतराज नहीं है, आप डिफेंस को दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नेता भी लीजिए, लेकिन हमें भी ओपीएस चाहिए। और कई राज्यों में तो ओपीएस को लागू भी कर दिया गया है। कौन कौन से राज्य हैं सर ऐसे? जैसे ओपीएस लागू करने वाले राज्यों में आप देखेंगे, ओपीएस लागू करने वाले राज्यों में राजस्थान है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, उसके अलावा झारखंड है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल है। ठीक है। उसके अलावा पंजाब है। तो इन राज्यों में ओपीएस लागू कर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की भी मांग है। क्या मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की? इनकी मांग है, जब स्टेट ओपीएस दे सकता है, जब स्टेट सरकारें जो ओपीएस दे सकती है, तो भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती? भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती? भाई ये 5 स्टेट दे रहे हैं, इससे पहले भी ओपीएस मिल रही थी, तो अभी इसको क्यों बंद कर दिया गया 2004 के बाद से? तो ये क्वेश्चन सबका है। ऐसा मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूंगा, किसने बंद कर दी है, किसने नहीं बंद की, किसने चालू की। आप इतना समझ सकते हैं कि अभी जो मुद्दा चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और अन्य राज्य के जो कर्मचारी जिनको ओपीएस नहीं मिल रहा है, एनपीएस दिया जा रहा है, वो सभी की मांग क्या है कि हमें ओपीएस दी जाए। ठीक है। अभी हम देखेंगे ओपीएस और एनपीएस दोनों में क्या फर्क है। तो देखो, मैं मोटा मोटी 5-7 पॉइंट बताऊंगा ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है। तो ओपीएस के अंदर क्या है, कर्मचारी किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं करता था। कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं करता था, यानी कर्मचारी की पेमेंट से
किसी प्रकार का कोई पैसा डिडक्शन नहीं किया जाता था। जबकि एनपीएस के अंदर क्या है, कर्मचारी की पेमेंट से 10% कटौती की जाती है और गवर्नमेंट है जो 14% इसमें पैसा फंड में जमा करती है, एनपीएस फंड के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ओपीएस के अंदर फिक्स आपको क्या पेंशन मिलती थी। ओपीएस में फिक्स्ड पेंशन आपको पेंशन के तौर पर मिलती थी। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी का लास्ट महीने का पेमेंट 80,000 रुपए है, तो लगभग 40,000 रुपए उसको पेंशन के रूप में मिल जाते थे। ठीक है। इसमें श्योरिटी थी कि आपको हाफ पेमेंट तो इसके अंदर मिलनी ही है आपको पेंशन के तौर पर। एनपीएस क्या है कि ये बाजार पर आधारित है, बाजार पर आधारित है। जैसे मान लीजिए कोरोना जैसी स्थिति आ गई और किसी कर्मचारी को, मान लीजिए कोरोना 2019 में कोई कर्मचारी रिटायर हुआ होगा या 20 में रिटायर हुआ होगा, अप्रैल या मई में शेयर मार्केट गिरा था शायद, तो 20 में मान लीजिए 20 में अप्रैल या मई के अंदर कोई कर्मचारी है जो रिटायर होना है और मार्केट उस समय पे लगभग 27 से 28,000 आ गया था। मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्योंकि मैं शेयर मार्केट में इतनी रुचि नहीं रखता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए डेटा मैंने निकाला है। ठीक है। तो 28,000 या 27,000 ये शेयर मार्केट डाउन हो गया था। कहां से? लगभग 42-43,000 के आसपास था मार्केट। अब आप इतना सारा इसके अंदर डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है। किसी कर्मचारी को मई में रिटायर होना था मान लीजिए आप, तो 14,000 मार्केट गिर गया है। 14,000 मार्केट मान लीजिए गिर गया है। ये शायद 44,000 था मार्केट, 44 से भी ऊपर हो सकता है, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो मान लीजिए 16-17,000 मान लीजिए मार्केट गिर गया, लगभग 40% उस समय मार्केट गिर गया था। किसी को मान लो 50 लाख रुपए उस समय मिलने वाले थे। कितने? 50 लाख रुपए। तो आप सीधा सीधा आप 40% उसका कम कर दीजिए, यानी कि उसको 20 लाख रुपए का नुकसान सिर्फ मार्केट के गिरने की वजह से हुआ। 20 लाख रुपए का नुकसान। कर्मचारी के लिए तो 20 लाख रुपए काफी है, बहुत होते हैं कर्मचारी के लिए। तो इसलिए इसमें क्या है, कोई फिक्स इसमें आपको पता नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये सब मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है। तो ये इसकी एक थोड़ी सी कमी है। बाकी और देखो, इधर आपको मान लीजिए पेंशन मिल रही है 40,000 और हमारे अभी डीए लगता है 2 मंथ, जुलाई और जनवरी साल में 2 बार क्या मिलता है? डीए मिलता है। तो ये जैसे डीए बढ़ेगा तो पेंशन भी क्या होगी? पेंशन भी इंक्रीज होगी। डीए इंक्रीज होगा, पेंशन भी इंक्रीज होगी। इसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, डीए का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अंदर क्या है कि आप मान लीजिए आपका टोटल अमाउंट हुआ, मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अगर आप रिटायरमेंट तक यानी 60 वर्ष तक की उम्र तक अगर आप 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं तो आपको क्या होगा? 6 लाख रुपया कैश मिल जाएगा आपको। ठीक है। और 4 लाख रुपए की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी किसी भी कंपनी की। ठीक है। तो इस 4 लाख का मान लीजिए उस समय आपको रिटर्न मिला 6%, तो 6 चौके 24, तो ये हो गए आपका मान लीजिए 24,000। तो 24,000 को 12 से भाग दे दीजिए आप, तो 2,000 रुपये आपके क्या मिली? पेंशन मिली। ठीक है। तो ये मैंने छोटे अमाउंट के तौर पर आपको एग्जाम्पल दिया है। 1 करोड़ होगा तो आपको 20,000 रुपये मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आपका एनपीएस के अंदर पेंशन मिलने का प्रावधान इस प्रकार से है। अभी और देखो, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखो, इधर आपको वीआरएस लेने का मन किया। क्या लेने का मन किया? वीआरएस लेने का मन किया आपका। आप यहां पर 20 वर्ष के पश्चात वीआरएस ले सकते हैं। ठीक है। यहां पर आप अगर आप 20 वर्ष या 10 वर्ष के पश्चात तब भी आप वीआरएस लेंगे, चाहे आप 59 ईयर्स के क्यों नहीं हो,
अगर आप तब भी वीआरएस लेते हैं तो आपका जो जमा पैसा है उसका 20% मात्र एक मुश्त के तौर पर आपको दिया जाएगा। मात्र कितना दिया जाएगा? मात्र 20%। और 80% की आपको क्या करनी पड़ेगी? एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे आपको पेंशन दिया जाएगा। और इस 20% पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस 20% पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या था, ओपीएस के मामले में हम देखें, ये ओपीएस है, ये एनपीएस। अगर ओपीएस के मामले में हम देखें तो मान लीजिए कि उस समय आप 20 वर्ष आप सर्विस किए और उस समय आपकी सैलरी मान लीजिए 60,000 रुपए है, तो आप इसका 50% लगभग, तो आपको लगभग 30,000 28,000 के आसपास आपको क्या मिल जाती थी? पेंशन मिल जाती थी। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कर्मचारी सबसे अधिक नाराज इस चीज से हैं। 20% पैसा मिलेगा, उस पर भी टैक्स देना है आपको। उसके अलावा 80% की आपकी एन्युटी खरीदनी है। पैसा कर्मचारी का है और कर्मचारी को एन्युटी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एक क्या हो गया, आपको पहले ग्रेजुएटी मिलती थी। ग्रेजुएटी 20 साल की सर्विस पूर्ण होने के पश्चात आप कभी भी अगर वीआरएस लेते हैं तो आपको ग्रेजुएटी दी जाती थी डिपार्टमेंट द्वारा। इसमें ग्रेजुएटी का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ग्रेजुएटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे, ठीक है। और विशेषज्ञ अपने अपने जगह पे अपने अलग अलग पॉइंट, एनपीएस वाले हैं जो एनपीएस के जो फेवर में एनपीएस के कुछ स्पेशल पॉइंट बताते हैं, ओपीएस वाले ओपीएस के कुछ स्पेशल पॉइंट गिनाते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि एनपीएस और ओपीएस में आपको खुद को पता चल गया होगा कि कौन सी स्कीम अच्छी है। वैसे मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो कर्मचारी के लिए ओपीएस ही ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। लेकिन क्या है, सरकार अभी देगी तब होगा। अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट घोषणा कर दे 2024 में, लोकसभा चुनाव से पहले, ओपीएस के लिए। तब तक आप इंतजार करते रहिए। अगर आपका कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।